बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने थर्ड लेक्चर देखने हैं जी एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 7 का। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले हमने ये देखा है कि फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन सी होती हैं, उनमें हमने डिटेल से बात की थी। आज हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहां से हासिल कर सकते हैं या किन किन चीजों से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो हम सोर्सेज डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेचुरल सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो मेन सोर्सेज हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं। एनिमल से हम फैट्स या ऑयल्स और प्रोटीन्स वगैरह जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स से भी हासिल कर सकते हैं। प्लांट्स अब हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक लिविंग प्लांट्स और दूसरे डेड प्लांट्स। हमारा जो फोकस होगा इस लेक्चर में वो हमारे पास जो सोर्सेज हमने डिस्कस करने हैं वो डेड प्लांट्स के सोर्सेज हमने डिस्कस करने हैं। डेड प्लांट के सोर्सेज में से जो सबसे पहला सोर्स हमारे पास कोल है। इससे आने वाले लेक्चर में हम पेट्रोलियम और गैस पे बात करेंगे। तो कोल को आज हमने डिस्कस करना है। कोल अगर हम देखें तो कोल एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है कॉल। कॉल से डिराइव किया गया और जिसका मतलब होता है मिनरल्स ऑफ फॉसिलाइज्ड कार्बन। कि ये जो हमारे पास फॉसिलाइज्ड कार्बन होती है उसके मिनरल, इसका कॉल का मतलब ये होता है मिनरल्स ऑफ फॉसिलाइज्ड कार्बन का मतलब क्या होता है कि फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे एक मैंने प्लांट बनाया हुआ है, लिविंग प्लांट्स हैं, जिंदा दरख्त हैं। तो जब ये डेड हो जाता है, यानी जब कोई भी प्लांट कोई भी दरख्त जमीन पे गिर जाता है, डेड हो जाता है, तो उसके ऊपर डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस शुरू कर देते हैं। वेदरिंग कंडीशन उनके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनके ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गए। जाहिर सी बात है, जब तक वो प्लांट लाइव था, जिंदा था, तो वो ठीक था, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था, उसकी किसी किस्म की कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रही थी। लेकिन जो ही वो प्लांट डेड हुआ उसके ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गए। बैक्टीरियाज ने उनको डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो जब तक हम जिंदा होते हैं तो हमारे जो डिकम्पोजिशन होते हैं बॉडी की नहीं होती, किसी किस्म का कोई बायोकेमिकल रिएक्शन या डिकम्पोजिशन हमारी बॉडी की नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही इंसान डेड हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद फौरन ही उसके ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया उसकी बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही जल्द उस बॉडी में से उसकी डिकम्पोजिशन और बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो यहां भी ऐसा है कि जब प्लांट डेड हो जाते हैं, जब गिर जाते हैं, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से वो एक फॉसिलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो फॉसिलाइज्ड फॉर्म होती है, जो सबसे पहले उसकी क्लास है, दैट इज कॉल्ड पीट। पीट की एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप जंगल में जाएं तो आपको दरख्तों के नीचे बहुत से सूखे टहनियां, पत्ते या इस तरह की चीजें आपको गिरी हुई नजर आती हैं। वो पहली स्टेज है कोल की और उसको हम पीट का नाम देते हैं। यानी जब लिविंग प्लांट गिर जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाती है, तो वो जिस चीज में कन्वर्ट होता है, सबसे पहली जो चीज है दैट इज पीट। अब पीट याद रखिएगा, दैट इज अ टाइप ऑफ कोल। तो वो जो पीट है वो उस सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो आपके पास रिमेन्स होते हैं उस प्लांट के, उसको बोलते हैं। अब अगर उस रिमेन्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर फर्दर टेम्परेचर या प्रेशर या वेदरिंग कंडीशन अगर असरअंदाज हो, मजीद उसके ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो, तो वो जो पीट होता है वो कोल की एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिग्नाइट कहलाता है। अब वो जो लिग्नाइट है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि ये सरफेस के ऊपर वाला जो कोल है वो पीट है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर उसका वेरी करेगा, तो वो जमीन के अंदर दब जाएगा थोड़ा सा।
तो जमीन के अंदर जो कोल दब जाएगा उसको हम लिग्नाइट बोलते हैं। इसी तरह जब जमीन के अंदर पीट दब जाएगा तो ऊपर से फिर मिट्टी का वजन, प्रेशर, टेम्परेचर और फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शन उसके ऊपर होंगे और वो जो लिग्नाइट है वो मजीद सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे चला जाएगा। तो वो मजीद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थर्ड टाइप है कोल की, तो उसको हम बिटुमिनस कोल बोलते हैं, जिसके ऊपर फर्दर अगर टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी बात है जैसे जैसे ये कोल जमीन से नीचे होता जाएगा ऊपर मिट्टी का वजन, प्रेशर, टेम्परेचर ये चीजें इफेक्ट करेंगे और वो फाइनली जो है वो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल जिसको हम एंथ्रासाइड बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड ये चारों कोल की टाइप्स हैं और ये किस चीज पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, हम इनको इनके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन की बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं। अब जितनी कोल के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती जाएगी हम कहेंगे कि वो कोल हमारा अच्छी क्वालिटी का होता जा रहा है। पीट के अंदर अगर हम कार्बन की परसेंटेज देखें तो वो 60% है, लिग्नाइट के अंदर 70, बिटुमिनस के अंदर 80 और एंथ्रासाइड जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल है उसके अंदर कार्बन कंटेंट की जो परसेंटेज है वो 90% है। तो इसका मतलब है जो पीट है वो सबसे हल्की टाइप है कोल की और जो एंथ्रासाइड है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे आला क्वालिटी का कोल होता है। अब किस बेस पे, अब इस चीज का हमें क्या फायदा होता है कि भाई अगर कार्बन की परसेंटेज इतनी है तो उससे क्या हुआ, अगर कार्बन की परसेंटेज 90% है तो उससे क्या हुआ। एक्चुअली होता ये है कि जितनी कार्बन की परसेंटेज कोल में ज्यादा होती जाएगी तो फिर जब हम उस कोल की कम्बशन करेंगे या बर्निंग करेंगे तो उससे हासिल होने वाली जो एनर्जी है उसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाती है। अब अगर कोल के अंदर कार्बन की परसेंटेज कम होगी तो उसकी जब हम कंबशन करेंगे उस कोल की तो उससे जो इवॉल्व होने वाली हीट है उसकी क्वांटिटी भी कम होगी। और अगर कोल के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी तो जब हम उस ज्यादा कार्बन वाले कोल को हम बर्न करेंगे, कंबशन करेंगे तो उससे हासिल होने वाली या रिलीज होने वाली जो एनर्जी है हीट की फॉर्म में वो भी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ परसेंटेज इनकी क्वांटिटी ऑफ हीट लिखी हुई है कि अगर हमारे पास जो पीट है, पीट ये वाला कोल है, अगर हम इसका 1 किलोग्राम की कंबशन करेंगे या बर्निंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उससे हासिल होने वाली जो एनर्जी होती है वो होती है 1600 किलो जूल। यानी पीट की 1 केजी कोल को अगर हम बर्न करें तो हमें इतनी क्वांटिटी ऑफ हीट या एनर्जी हमें हासिल होती है। इसी तरह अगर हमारे पास लिग्नाइट कोल का 1 केजी हो, हम उसको बर्न करें तो उससे होने वाली जो हमारे पास हीट या एनर्जी होगी वो 2300 है। अब देखिए कार्बन की परसेंटेज बढ़ गई, पीट से लिग्नाइट में जब हम गए तो कार्बन की परसेंटेज बढ़ी तो उससे हासिल होने वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बढ़ गई। इसी तरह अगर हम एंथ्रासाइड की बात करें तो एंथ्रासाइड में जो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज है वो 90% है। अब जब कार्बन की परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी तो उससे हासिल होने वाली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। अब हालांकि हमने सारी जितनी भी टाइप्स है कोल की उनकी ये जो हमारे पास एनर्जी आपको नजर आ रही है ये किलो जूल पर केजी में है। यानी अगर हम इसका 1 केजी बर्न करें तो इतनी हीट हमें मिलती है, इसका 1 केजी हम बर्न करें तो इतनी हीट है, इसका 1 केजी हम बर्न करें तो इतनी हीट। देखिए जी रिलीज होने वाली हीट से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इन कोल के अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है उससे हमें क्या फायदा मिलता है। अब क्योंकि ये सबसे हल्की फॉर्म है पीट जो कोल है और इसका जो यूज होता है वो भट्टे के अंदर, जो ईंटें पकाने वाला भट्टा होता है उसके अंदर जो हम कोल को यूज करते हैं एज फ्यूल, तो वो हमारे पास कोल की कौन सी टाइप होती है, वो पीट होती है। इसी तरह अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो वो लिग्नाइट थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, तो वो पावर स्टेशन में यानी थर्मल पावर स्टेशन के अंदर एज फ्यूल इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो हम घर के अंदर कोयला यूज करते हैं वो हमारे पास एक्चुअली बिटुमिनस कोल होते हैं। अगर हमारे पास कभी जो हम घर में कोयला यूज करते हैं अगर वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का हमें मिल जाए तो वो लिग्नाइट हो सकता है,
वरना नॉर्मली जो घरों के अंदर कोयला यूज होता है वो बिटुमिनस, और ये एंथ्रासाइट क्योंकि बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है, आला क्वालिटी का कोयला है, तो इसको हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोल हमें मिलता है, नेचुरली हमें कोल मिलता है, मिनरल मिलती है कोल की, अब उसके अंदर मैक्सिमम जो कार्बन कंटेंट्स होते हैं वो अराउंड 75% होता है। उसके अलावा उसके अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है बाकी परसेंटेज में, लेकिन जो हमें कोल मिलता है वो उसमें 75% कार्बन होता है। अब जो कोल होते हैं वो याद रखिए कि कोई एक चीज नहीं है, दैट इज अ मिक्सचर। अब अगर वो जो कोल हमें मिलता है मिनरल की फॉर्म में, जमीन से जो हम कोल निकालते हैं, जो कि तकरीबन कोई 50 करोड़ साल का अरसा लगता है। अगर आप किसी प्लांट को जमीन के अंदर, डेड प्लांट को जमीन के अंदर दफन करते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो 1-8 साल के बाद कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, बल्कि उसको ऑलमोस्ट 5 करोड़ ईयर्स का अरसा लगता है उसको कोल में कन्वर्ट होते होते। तो वो जो कोल हम जमीन से निकालते हैं उसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो अराउंड 75% होती है। तो हमने ये देखा है कि अगर हम कोल के अंदर कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं तो वो कोल हमारे पास अच्छी क्वालिटी का होता जाता है, और कोल हमारे पास अच्छी क्वालिटी का होता जाता है तो उससे जो हमें हासिल होने वाली एनर्जी है वो ज्यादा मिलती है। अगर हम क्या करें, जो जमीन से हमें कोल मिलता है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट 75% है, हम उस कोल के अंदर किसी तरह कार्बन की परसेंटेज बढ़ा दें तो डेफिनेटली वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इन 75 से अगर हम कोल के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस करें जिससे उस कोल के अंदर कार्बन की परसेंटेज बढ़ जाए या कार्बन कंटेंट बढ़ जाए, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो कोल है वो प्योर होता जा रहा है। देखिए कार्बन कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इट मींस के जो कोल है वो प्योर होता जा रहा है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ कोल या कोल के अंदर कार्बन की परसेंटेज बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो पेपर में अक्सर आता है कि कार्बोनाइजेशन क्या होता है। कार्बोनाइजेशन इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट्स इन द कोल, यानी कोल के अंदर कार्बन की परसेंटेज बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो कार्बोनाइजेशन कहलाता है। अब वो जो कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस है वो हम करते कैसे हैं, यानी ऐसे थोड़ी है कि हम इंप्योरिटी उस कोल के अंदर जो इंप्योरिटीज है ऐसे तो थोड़ी निकाल सकते हैं। हम जाहिर सी बात है वो इंप्योरिटीज निकालने के लिए या कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने के लिए हम कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं। जैसे आप जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल के अंदर सारी तरह के हर तरह के ऑयल्स होते हैं, हर तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सब ऑयल का मिक्सचर होता है। तो हम उनको फिर पेट्रोल सेपरेट करने के लिए, डीजल सेपरेट करने के लिए, केरोसिन ऑयल सेपरेट करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो यूज होता है जब हम लिक्विड्स के मिक्सचर में से उन लिक्विड्स के पार्ट्स को हम सेपरेट करते हैं। तो जो कोल है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब वो लिक्विड तो है नहीं कि हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, तो हम ये जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास कोल है उनके अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है, डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है तोड़ देना, डिस्टिलेशन का मतलब है सेपरेशन। यानी कोल हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। हम उसको अगर तोड़ दें, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको सेपरेट आउट कर दें, तो इसका मतलब है जब आप किसी बड़ी चीज को तोड़कर सेपरेट आउट करते हो उसके पार्ट्स में, तो वो प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपने कोल की करनी है, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपने जिस तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे करते हो, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे करते हो। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के लिए जो आप टेम्परेचर यूज करते हो वो नॉर्मली 1000 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। और जब आप कोल को इतने हाई टेम्परेचर पे आप हीट करते हो, तो उस हीट को हम जो उस प्रोसेस को हम यानी जो बर्न करते हो उस प्रोसेस को हम पायरोलिसिस बोलते हैं।
यहाँ पे यहीं से मैं आपको एक और चीज बता दूं, पायरोलिसिस का अलग से मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि क्या चीज। देखिए जी, आपके पास बर्निंग प्रोसेस दो तरह के होते हैं। यानी आपके पास कोई भी चीज है, आप उसको बर्निंग उसकी करते हो। फर्ज करें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग कोई और चीज भी हो सकती है जिसकी बर्निंग है। तो पायरोलिसिस और कंबशन ये दो टर्म्स हैं जो आप लोगों ने सुन रखी होंगी। आप जिस भी चीज को बर्न करते, मैं एग्जांपल यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ले रहा हूं। आपने पायरोलिसिस में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना है और कंबशन में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना है। फिर फर्क क्या है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग भी पायरोलिसिस है और ये भी कंबशन है, ये कंबशन भी है। तो भाई इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जब आप किसी भी चीज को बर्न करते हो, सपोज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हो, तो अगर वो बर्निंग आप करते हो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में या इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी आप ऑक्सीजन या एयर की गैर मौजूदगी में जब आप किसी चीज की बर्निंग करते हो तो वो पायरोलिसिस कहलाता है। और जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर की मौजूदगी में किसी चीज को बर्न करते हो तो वो आपके पास कंबशन कहलाता है। तो ये कंबशन और पायरोलिसिस आपको पता होना चाहिए, है दोनों बर्निंग प्रोसेस। जब आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग करोगे तो वो कंबशन होगी, अगर आप ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में या लिमिटेड सप्लाई में बर्निंग करोगे तो वो पायरोलिसिस होगी। और यहां भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जब आप पायरोलिसिस करोगे तो हमेशा ये प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। और हीट तो डेफिनेटली सी बात है क्योंकि ये बर्निंग प्रोसेस है तो इवॉल्व होगी। और जब आप कंबशन करते हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सब साथ में ही। तो हम यहाँ पे जो बर्निंग करेंगे वो कंबशन नहीं होगी बल्कि वो हमारे पास पायरोलिसिस होगी। यानी कोल की हमने 1000 डिग्री सी पे पायरोलिसिस करनी है, यानी उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है। तो वो जो कोल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल था वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, यानी इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम सी बनाई हुई है कि हम एक्चुअली करते कैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यहाँ पे ये आपके पास कोई चीज नजर आ रही है, इसके अंदर हमने वो कोल लिया हुआ है जिसकी आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है, यानी कोल की जिसकी कार्बोनाइजेशन आपने करनी है वो आपने यहाँ पे लिया होगा। हम क्या करेंगे, आप उस कोल की पायरोलिसिस करेंगे। यानी पायरोलिसिस कैसे करेंगे, हम इसको 1000 डिग्री सी टेम्परेचर पे हम इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हम उसकी बर्निंग करेंगे। जब हम इसको बर्न करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है कोल क्योंकि एक प्योर चीज नहीं थी, दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जाहिर सी बात है जब आप इस हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे तो उसमें से डिफरेंट गैसेस भी निकलेंगी। वो जो गैसेस हैं वो आप एक पाइप के थ्रू, वो हॉट क्योंकि गैसेस होंगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आपने हीट किया तो वो हॉट गैसेस को आपने ठंडा करने के लिए, कंडेंस करने के लिए आपने उनके रास्ते में कंडेंसर लगाया। वो कंडेंसर क्या करेगा, उन हॉट वेपर को ठंडा करेगा और उन वो जो कंडेंस्ड गैसेस होंगी जो कंडेंसर से पास होंगे उनको फिर हम कंडेंस्ड गैसेस होगी उनको आपने पानी में से पास करना है। अब जब आप कंडेंस्ड गैसेस को आप वाटर में से पास करेंगे तो कुछ गैसेस, अब ढेर सारी गैसेस आ रही होंगी ना, ढेर सारी गैसेस के वेपर्स मिक्सर आ रहा होगा, तो वो जो कंडेंस्ड गैसेस होगी उनमें से कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी और कुछ गैसेस ऐसी होंगी जो इनके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगी। अब जो गैसेस इस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगी उनको हमने एक अलग और पाइप लगाया हुआ है, उस बीकर या जो भी आपके पास चीज है उसके थ्रू हमने अनडिसॉल्व्ड गैसेस को निकाल लेना है। वो जो अनडिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं दैट इज कॉल्ड कोल गैस। कोल गैस क्या होता है, वो 3 गैसेस का मिक्सचर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि कोल गैसेस किन गैसेस का मिक्सचर होता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का मिक्सचर होते हैं। इससे पहले आप वाटर गैस का नाम सुन चुके हो। वाटर गैस बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है वो वाटर गैस कहलाता है। और अगर इनके साथ हम मीथेन भी ऐड कर दें तो इन 3 गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो कोल गैस होता है। और कोल गैस क्योंकि
हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप की गैस है, तो दैट इज यूज्ड एज फ्यूल। तो आपके पास जब आपने इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो उसके रिजल्ट में एक चीज तो आपको मिल गई, कोल गैस, जो कि फ्यूल के तौर पर हम यूज करते हैं। उसके अलावा अब ये जो हमारे पास कुछ गैसेस डिसॉल्व हो गई थी, कुछ गैसेस डिसॉल्व नहीं हुई थी, उनको हमने कोल गैस का नाम दिया, और जो गैसेस इसके अंदर डिसॉल्व हो गई थी उन गैसेस को अगर हम देखें तो वो डिसॉल्व होके उस वाटर के अंदर दो लेयर बना लेंगी। दो लेयर्स कैसे? जैसे आपके पानी के अंदर ऑयल को, या ऑयल के अंदर आप पानी को डालें, जब वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होते तो दो लेयर्स बन जाते हैं। आपको वाज़ेह तौर पर आपको दो लेयर्स नजर आती हैं, एक ऑयल की लेयर होती है और एक वाटर की लेयर होती है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही सीन बनेगा कि कुछ गैसेस जो डिसॉल्व होंगी इसके अंदर, वो दो लेयर्स बना लेंगी इस वाटर के अंदर। एक लेयर जो होगी वो अपर लेयर होगी और एक लोअर लेयर होगी। वो जो अपर लेयर होगी, अब उसके अंदर कौन सी गैस होगी? उसके अंदर अमोनिया गैस जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो चुकी होगी। अब जब अमोनिया इसके अंदर डिसॉल्व हो गई होगी तो उसको हम बोलते हैं अमोनिकल लिकोर। अमोनिकल लिकोर क्या होता है कि जब अमोनिया गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस चीज को हम अमोनिकल लिकोर बोलते हैं। अब वो जो गैसेस, कंडेंस्ड गैसेस आ रही थी, तो उनमें अमोनिया गैस थी जो उस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो के क्या चीज हमें दे रही है? आपके पास अमोनिकल लिकोर। अमोनिकल लिकोर में हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो फाइनली यूज होता है आपके पास अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए। तो अमोनियम सल्फेट बहुत अच्छी फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो हमारे पास कोल गैस जो कि एज फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास एक ऐसी चीज भी बन रही है जिससे हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ये तो होगी ना अपर लेयर जो अमोनिकल लिकोर थी और वो फाइनली फर्टिलाइजर बना रही है, इसके अलावा एक लोअर लेयर भी है। अब लोअर लेयर के अंदर जो चीज होगी वो ब्लैक कलर का लिक्विड होगा, एक रेजिड्यू होगा ब्लैक कलर का, जिस तरह यानी ब्लैक कलर का लिक्विड होगा। उस ब्लैक कलर के लिक्विड को, गाढ़ा लिक्विड होगा, उसको हम पिच बोलते हैं। यहाँ पे इसको आप कोलतार भी बोलते हैं और कोलतार का एक कॉमन नेम पिच भी है। तो हमारे पास जो पिच होती है वो आप लोगों ने देखा होगा कि जब रोड्स बन रहे होते हैं तो ब्लैक कलर की, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में लुक बोलते हैं, वो लुक डाल रहे होते हैं रोड्स के ऊपर, तो वो लुक एक्चुअली क्या है जी? हमारे पास कोलतार है या उसको हम पिच बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास ढेर सारी चीजें, यानी ढेर सारी और प्रोडक्ट्स भी बनते जा रहे हैं। यानी हमारे पास कोल गैस बनी थी, फ्यूल बन गया था, अमोनिकल लिकोर जो कि फर्टिलाइजर हमारे पास बन रही है, पिच बन रही है जो कि रोड की कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है। इसके अलावा ये वो चीजें हैं जो उस कोल से 30% गैस की फॉर्म में निकली थी। यानी वो जितना आपने जो कोल लिया था उस कोल का 30% पार्ट आगे गैसेस की फॉर्म में आया था और वो इन डिफरेंट आपके पास यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसका 70% वही सॉलिड रेजिड्यू की फॉर्म में रह जाता है। वो जो 70% आपके पास सॉलिड रेजिड्यू वहां पे रह जाता है सॉलिड की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड कोक। याद रखिएगा। आप देखें जी, कोक के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो 98% तक होती है। अब जब आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन शुरू की थी तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो कोल हमें नेचुरली मिलता है उसके अंदर मैक्सिमम जो कार्बन की कंटेंट या परसेंटेज होती है वो 75% होता है। अब जो हमारे पास यहाँ पे कोक मिल रही है हमें, उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज देखें 98% हो गई ना। तो आपके पास देखिए इंप्योरिटीज निकल के बाकी यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगी, और जो हमारे पास कोक है उसके अंदर देखिए 98% कार्बन मौजूद है। तो आप लोगों ने कोल के अंदर कार्बन की परसेंटेज 75 से इंक्रीज कर ली 98% तक। तो इस प्रोसेस को जो हमने अभी किया है, दैट प्रोसेस, यानी आप देखें 75 से 98% तक कार्बन की परसेंटेज चली गई, कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज हो गई। तो इस प्रोसेस को हमने कार्बोनाइजेशन का नाम दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम पेट्रोलियम और गैसेस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।